हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम अभी शुरू कर रहे हैं जनवरी 2021 का करंट अफेयर जो कि इनसाइट आईएएस की मैगज़ीन से है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब हटा देते हैं क्योंकि हमारे काम का है, बट सिर्फ ऐसे पॉइंट में डिटेल में काम का है। तो जहाँ से आर्टिकल्स शुरू होते हैं हम डायरेक्टली वहीं पे मूव करते हैं। ओके, थोड़ा टाइम लेगा आई गेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसमें जनरल स्टडीज़ 1 और पहला टॉपिक है फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द अनुभव मंतापा। तो पहले जान लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ देन रियली सॉरी फॉर दैट, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है न्यू अनुभवा मंतापा के लिए। कहाँ पे? बासा वाकालियान में, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे करीब 12th सेंचुरी में पोएट और फिलोसफर बासावाना रहा करते थे। अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी का पार्ट उन्होंने वहीं पे रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये शोकेश करेगा 12th सेंचुरी अनुभवा मंतापा को, जिनको रेफ़र किया जाता है फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि स्टेब्लिश करी गई थी इन्हीं के द्वारा, मतलब बासा वालक्यान के द्वारा, जहाँ पे फ़िलासफ़र और सोशल रिफॉर्मर जो है अपने डिबेट्स को हेल्ड किया करते थे। जो बिल्डिंग है वो अडॉप्ट करेगी कल्याणा चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। अब जान लेते हैं बासावन्ना, इनके थॉट्स और कंट्रीब्यूशंस को भी। बासावन्ना जो है वो 12th सेंचुरी फ़िलासफ़र, स्टेट्समैन, कन्नड़ा पोएट और सोशल रिफॉर्मर रहे थे। कलाचुरी डायनेस्टी, किंग बिलाजी वन कर्नाटका में, उनके काल में। मतलब जो बासवाना है इन्होंने सोशल अवेयरनेस को स्प्रेड किया था अपनी पोइट्री के थ्रू, और पॉपुलरली इनको वचनाज के नाम से जाना जाता था। बासावन्ना जो है उन्होंने जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को, सुपरस्टिशंस को और रिचुअल्स को रिजेक्ट किया था। उन्होंने एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि अनुभवा मंतापा, या फिर जिसे हम हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के नाम से भी जानते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मेन वीमेन सभी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से सभी को बुला रहे थे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, सबको सबको आने का मौका देते थे, सबको वेलकम करते थे और कहते थे कि आओ डिस्कस करो अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को, क्वेश्चंस करो और यहाँ पे ओपन हो चीज़ों को लेकर। एक लीडर के जैसे ही उन्होंने डेवलप किया और इंस्पायर किया काफ़ी सारे नए डिवोशनल मूवमेंट्स को, जिनको नाम दिया गया, किस नाम से, वो भी वीरा स्वाइस, या फिर इनको आर्डेंट हेरोइक वर्शिपर्स ऑफ शिवा। जो मूवमेंट है वो शेयर की गई थी, अपने रूट जो उनके थे वो उस समय के तमिल भक्ति मूवमेंट्स में चल रहे थे ऑलरेडी। अगर हम पर्टिकुलर देखें तो जो ये सैवा नारायण ट्रेडिशन है करीब 7 to 11 सेंचुरी तक, जो बसावा है ये चैम्पियन थे डिवोशनल वर्शिप, जो कि रिलेट करते थे टेंपल वर्शिप को, और साथ ही साथ रिचुअल्स जो कि लेट किए जाते थे ब्राह्मण्स के द्वारा, और कहते थे कि इस सब को छोड़ के आप एक पर्सनलाइज डायरेक्ट वर्शिप करो शिवा की, वो भी किसके थ्रू करो, प्रैक्टिस करनी है आपको इंडिविजुअली। आपको आइकन्स नहीं रखना, मतलब एक स्मॉल लिंगा का आइकन रखना है उनको, लेकिन आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करो, प्रार्थना करो। आपको टेंपल वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है, रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है ब्राह्मण्स के थ्रू। जो बासा वेशवारा थे ये पहले कन्नाडिगा थे जिनको ऑनर किया गया था। कमोमेटिव कॉइन्स जो कि मिंट किए गए थे उनके रीजन में, रिकॉग्निशन में, सोशल रिफॉर्म के लिए। नवंबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एक स्टैचू ऑफ बासवारा, कहाँ पे, वो भी लंदन के थेम्स नदी में, लैम्बेथ में, उसके बैंक में। अब देखते हैं बासवाना और शरणा मूवमेंट के बारे में। जो शरणा मूवमेंट था
वो उसको प्रिसाइड किया गया था कि और लोगों को अट्रैक्ट करो, सभी कास्ट से लोगों को लेके आओ, सबको अट्रैक्ट करो, जिससे कि क्या हो, एक मोस्ट स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति मूवमेंट निकल के आया, जो कि प्रोड्यूस करे एक कॉर्पस ऑफ लिटरेचर को, वचनास को, जो कि अनवेल्ड करेगा एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स ऑफ द वीरस्वरी सेंट को। और साथ ही साथ जो बासवाना के शरणा मूवमेंट के जो इगैलिटेरियनिज्म थे, वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल थे उस टाइम के लिए। उन्होंने एक अभिनव मंडपा जो है उसको भी सेट करा, जहाँ पे एक तरह से वो शरणस था, वहाँ पे डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग आते थे, गैदर होते थे, एंगेज होते थे लर्निंग और डिस्कशन में। जो शरनाज है वो चैलेंज था, साथ ही साथ फाइनल बेस्टियंस भी था सभी कास्ट ऑर्डर्स के लिए। वो वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करते थे, जहाँ पे जो ब्राइड ग्रूम होती थी वो एक लोअर कास्ट से होती थी, और जो ब्राइड होता था वो एक ब्राह्मण होता था। तो ये था, सॉरी, जो ग्रूम था वो लोअर कास्ट था, जो ब्राइड थी वो ब्राह्मण होती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट है मुग़ल हिस्ट्री वाइट वॉश्ड इन टेक्स्ट से टू एजुकेशनलिस्ट। जैसे कि अभी मीटिंग चल रही थी टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स को लेकर, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने एक प्रेजेंटेशन सुनी थी करीब राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और एजुकेशनिस्ट के द्वारा। कुछ एक्सपर्ट्स उस मीटिंग के टाइम पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि जो मुग़ल हिस्ट्री है वो इंडियन टेक्स्ट बुक से धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है, मतलब वाइट वॉश होती जा रही है, और जो भी वैदिक एरा से जो चीज़ें थी वो हिस्ट्री में अपना स्पेस जो है बढ़ाती जा रही हैं, क्राउड करती जा रही हैं। अब आखिर बात है कि जो मीटिंग है ये इतनी कन्वेंट क्यों थी, इससे क्या, जिससे कि रिमूव किया जा सके रेफरेंस किसका, वो भी अनहिस्टोरिकल फैक्ट्स का, और डिस्टॉर्शन जो भी हो रहा है नेशनल हीरोज़ का उनको रिमूव किया जाए, और इक्वल और प्रोपोर्शनल रेफरेंस दिया जाए हर एक पीरियड के, इंडियन हिस्ट्री के हर एक पीरियड को ये इंश्योर किया जाए, और साथ ही साथ हाईलाइट किया जाए कि कुछ जो ग्रेट विमेन थी हमारे इंडियन हिस्ट्री में उनके रोल को हाईलाइट किया जाए। अब आर्गूमेंट क्या है हम ये भी देखते हैं। आर्गुमेंट ये है कि जितना स्पेस दिया गया है मुग़ल एरा को, और साथ ही और वर्सेस किसका, जो रेन है हिंदू किंग्स का, उनको ज़रूरत है बैलेंस करने की, मतलब दोनों का एक अमाउंट है, जो स्पेस दिया है टेक्स्ट बुक्स में उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो इंडियन हिस्ट्री है वो फॉल्सली रिटन है, मतलब रिटन है क्योंकि कुछ फॉरेन रूल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं करीब 2000 साल तक, वो भी जो ब्रिटिश राज के टाइम पे थे, इनमें करीब हज़ारों साल तक कोई भी किसी भी तरह का अकाउंट जो है वो नहीं लिया गया था। जो मुग़ल इरा है वो अब वाइट वॉश हो रही है, जिनका रोल है जो उनका रोल था एज इन्वेडर्स, वो भी कहीं ना कहीं म्यूटेड होता जा रहा है। एक तरह से ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, वो भी कहाँ से, फ्रॉम वैदिक एरा, मतलब पूरे वैदिक एरा ऑनवर्ड से ज़रूरत है बच्चों को जानने की, समझने की। अब एनसीईआरटी रिवीजन देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी है ये करंटली एक प्रोसेस कर रही है बुक्स को रिवाइज़ करने की, और लगभग ये 2024 तक इस प्रोसेस को कंप्लीट भी कर लेगी। रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए हायर एजुकेशन सिलेबी में, और साथ साथ ये भी इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जो भी टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं वो एक अलाइन मैनर में हैं। तो ये थे 2 टॉपिक। अब आते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु में जो असेंबली पोल्स हुए हैं उनके बाद जो पोंगल फेस्टिवल जल्लीकट्टू है, जो कि जल्लीकट्टू एक तरह का ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अटेंशन को खींचा है अपनी तरफ। अब देखते हैं आखिर ये जल्लीकट्टू है क्या। पहले तो जल्लीकट्टू क्या है, ये एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है मदुरई, त्रिचुपल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई और डिंगीगुल डिस्ट्रिक्ट में, जिनको हम जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। जल्लीकट्टू जो है वो एक तरह का सेलिब्रेशन है जो कि जनवरी के 2nd वीक में मनाया जाता है, वो भी कब, जब तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल होता है उसी के टाइम पे। ये जो ट्रेडिशन है करीब 2000 साल पुराना है। जल्लीकट्टू जो है एक तरह का कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट भी है, और साथ ही साथ एक तरह का इवेंट भी है, जिसमें कि जो जीतता है उसमें, जो बुल जीतता है उस बुल के ओनर को क्या होता है, रियर क्या आता है कि वो मेटिंग के लिए
अब ये एक तरह का वॉलेंट स्पोर्ट भी है जो कि कॉन्स्टेंटली ट्राई करता है कि बुल को मतलब उन पे वॉलेंस करके उनको प्राइज़ लाने के लिए। अगर वो ऐसा फेल होते हैं तो जो बुल ओनर जो बुल ओनर है वो प्राइज़ को विन कर लेता है। नेक्स्ट है कि आखिरकार जल्लीकट्टू तमिल कल्चर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों। जल्लीकट्टू जो एक तरह से कंसिडर किया जाता है ट्रेडिशनल वे है जिससे कि क्या होता है, एक जो पीजेंट कम्युनिटी है वो अपने प्योर ब्रीड नेटिव बुल को प्रिजर्व कर सकेगी। अभी क्या हो रहा है, एट अ टाइम जो कैटल ब्रीडिंग है वो काफ़ी मतलब कभी कभी ऑफन क्या होता है आर्टिफिशियली भी प्रोसेस की जा सकती है, कंजर्वेशनिस्ट हो सकती है। और जो पीजेंट आर्ग्यू है जो कि जल्लीकट्टू वाला, वो एक तरह का प्रोटेक्ट मतलब वो एक तरह से वे है अपने मेल एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, या फिर क्या होगा अदरवाइज़ वो केवल उसको मीट या फिर प्लॉगिंग के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। अब है कि जल्लीकट्टू जो है वो एक तरह का लीगल बैटल का सब्जेक्ट बना क्यों हुआ है। जल्लीकट्टू जो है वो पहली बार अगर किसी लीगल स्क्रूटनी में आया था तो वो आया था 2007 में, जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और एनिमल राइट ग्रुप्स पेटा ने एक पिटीशन मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू के अगेंस्ट में। साथ ही साथ ब्लड कार्ट रेसेस के लिए भी इन्होंने पिटीशन फाइल की थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था, हालांकि जो एक बैन होने वाला था जो कि लॉ पास हुआ था 2009 में, उसके थ्रू ये बैन होने वाला था जो कि गवर्नर ने साइन कर दिया था। अब 2011 में क्या हुआ, यूपीए रेजिम आया सेंटर में और उन्होंने बुल को एनिमल की लिस्ट में हटा दिया जिनको कि ट्रेनिंग और एग्जीबिशन के लिए प्रोहिबिट किया गया था। अब वापस से 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बुल टेमिंग स्पोर्ट को बैन कर लिया, जो कि पिटीशन डाली गई थी 2011 में 11 में डाली गई थी। अब बात यह है कि आखिर ये लीगल है या बैन है। इतना कुछ हुआ, मतलब कभी लीगल है कभी इलीगल है, कभी लीगल है कभी इलीगल है, तो फाइनली अभी क्या है। जनवरी 2017 में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ पूरे के पूरे तमिलनाडु में। वो भी क्यों हुआ, क्योंकि ये बैन हो गया था। और करीब चेन्नई सिटी में 15 दिन तक जल्लीकट्टू जो है अपराइजिंग भी हुई थी। उसी साल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था एक ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जिसने क्या था, सेंट्रल एक्ट को अमेंड किया था और अलाउ किया था जल्लीकट्टू को स्टेट में, और बाद में ये प्रेसिडेंट के द्वारा रेटिफाई भी कर दिया गया था। पेटा जो है वो चैलेंज करता है स्टेट के इस मूव को और कहता है कि जो ये चीज़ें हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि आर्टिकल 29(1) का हवाला देते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को एक केस रेफर कर दिया गया था, और जो जल्लीकट्टू केस है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास था, जो कि अभी भी पेंडिंग ही है, मतलब ना ये बैंड है ना ही ये लीगल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है 4 इंडिजीनियस मार्शल आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो लॉन्च हुआ था 2018 में। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट इवेंट है जिसमें 17 साल से कम अंडर 17 और अंडर 21 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं वो पार्ट लेते हैं। ये एनुअली कंडक्ट करा जाता है और जो भी बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको एनुअली स्कॉलरशिप मिलेगी 5 लाख रुपये तक की, वो भी आने वाले 8 सालों तक, जिससे कि वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्ट ले सके और ख़ुद को प्रिपेयर कर सके। अभी रिसेंट मूव में क्या हुआ है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किए हैं 4 इंडिजीनियस मार्शल आर्ट फॉर्म्स। वो कौन कौन से हैं, कलारीपयट्टू केरला का, सेंट्रल इंडिया का मल्लाखाम्ब और पंजाब का गटका और मणिपुर का थांगता। देखते हैं आखिर ये है क्या। पहले जानते हैं व्हाट इज़ मल्लाखाम्ब। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिम्नास्टिक्स का जो कि परफॉर्म किया जाता है वुडन पोल, या फिर कभी कभी ये जो पोल है ये वुड का या फिर वुड जो है वो शीशम से होती है या फिर इंडियन रोज़वुड की होती है, जिससे पॉलिश किया जाता है कैस्टर ऑयल का, या फिर एक केन या फिर एक रोप भी हो सकती है। मध्य प्रदेश ने जो है मल्लाखाम्ब को एक स्टेट स्पोर्ट जो है डिक्लेयर किया है कब, 2013 में। ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कब डेवलप हुआ था, 1981 में, जिसमें कि रूल्स और रेगुलेशंस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे पहली बार फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप 2013 में ही। अब गटका के बारे में जानते हैं। गटका जो एक तरह का फाइटिंग है जिसमें वुडन स्टिक के द्वारा लड़ा जाता है, जो कि ओरिजिनेट हुआ था पंजाब में, वो भी 5th सेंचुरी में।
जो बाना और चोला है ये पहने जाते हैं, एक तरह से रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है, लेकिन जो परफॉर्मर है जो स्पोर्ट के से परफॉर्म कर रहा है वो ट्रैक पैंट और टी शर्ट भी पहन सकता है, और स्टिक जो है वो मैन के साइज़ से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं थांगता के बारे में। ये एक मणिपुरी आर्ट फॉर्म है जो कि कंबाइन करती है रिचुअलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन और साथ ही साथ कॉम्बैट करती है, इन्वॉल्व करती है काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ डांस फॉर्म्स को और वॉरियर ड्रिल्स को। अब लास्ट है हमारे पास कलारी पयट्टू के बारे में। ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि ओरिजिनेटेड हुई थी केरला में थर्ड सेंचुरी BC से लेकर सेकेंड सेंचुरी AD तक। जो वर्ड कलारी है ये पहली बार अपेयर हुआ था संगम लिटरेचर में, जो कि डिस्क्राइब करता है बोथ बैटलफील्ड को और कॉम्बैट एरेना को भी। ये साथ ही कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम जो कि अभी तक के एग्जिस्टेंस में है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक तरह से अभी अनफल रह गए हैं ट्राई कलर ऑफ पोर्ट ब्लेयर और में कब 3 दिसंबर 1943 में। अब बैकग्राउंड जानते हैं। बोस जो है वो पोर्ट ब्लेयर में अराइव हुए थे अंडमान और निकोबार आइलैंड में 1943 में, जब जापान ने क्या किया था, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट उनको हैंड ओवर कर दी थी। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन आइलैंड्स को कैप्चर कर लिया था। जानते हैं हम आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अनाउंस किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, जो कि 1943 में सिंगापुर में ऑक्यूपाइड थी। इसको अर्ज़ी हुकूमत आज़ाद हिंद के नाम से भी जानते हैं, जो कि सपोर्ट की जा रही थी एक्सेस पावर ऑफ इम्पीरियल जापान, नाज़ी जर्मनी और इटालियन सोशल रिपब्लिक और उनके अलाइज के द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा एक लॉन्च किया कि कैसे हम इंडिया को फ्री कर सकते हैं, उसका स्ट्रगल ब्रिटिश के रूल से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। एक बैनर था, इसका था प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एक्साइल, वो भी कब, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया उसके लेटर पार्ट्स में। आप जानते हैं इसका पार्ट कौन कौन था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत वो इंडियन जो कि अब्रॉड में जो रह रहे थे वो यूनाइट हुए। इंडियन नेशनल आर्मी जो है उन्होंने अपने एक्स प्रिजनर्स को और थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन वॉलंटियर्स को इंडियन एक्सपर्टाइट पॉपुलेशन इन माल्या, जो कि प्रेजेंट मलेशिया में और बर्मा में है, वहाँ से आज़ाद कराया। अब क्या हुआ, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर ही जो बॉस है उनको स्टेट का हेड बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो थे वॉर के और फॉरेन अफेयर के, उनको बना दिया गया। कैप्टन लक्ष्मी जो है उन्होंने हेड की थी विमेन ऑर्गेनाइजेशन, वहीं ऐसे अय्यर जो है हेड कर रहे थे पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग को। जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे रास बिहारी बोस, उन्होंने एक तरह का सुप्रीम एडवाइज़र जैसे रेजिग्नेटेड थे। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हैं, हम इनको भी पढ़ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीता था, 1938 में हापुड़ वाली और फिर 1939 में त्रिपुरी वाली। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दिया था 1939 में और ऑर्गेनाइज़ की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि एक फैक्शन था विद इन कांग्रेस, वो भी बंगाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वाई स्टेक्स आर हाई इन रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एज शाम्बजी नगर। हाँ ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसी बात हो रही है कि जो महाराष्ट्र का शाम्बजी नगर एरिया है उसको हम जो औरंगाबाद है महाराष्ट्र का, उसको हम शाम्बजी नगर के नाम दे दें, ऐसा बात चल रहा है। जानते हैं क्यों। सिटी और उसके नेम के बारे में पहले जान लेते हैं। जो औरंगाबाद है वो बिल्ड हुआ था 1610 में मलिक एम्बर के द्वारा, जो कि निज़ाम शाही डायनेस्टी के थे। इसको रीनेम कर दिया गया औरंगाबाद मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के द्वारा, जिन्होंने इसको एक कैपिटल बनाया था। आखिर ये डिमांड निकल के क्यों आ रही रीनेमिंग की। जो औरंगज़ेब हैं वो औरंगाबाद में अपनी डेथ तक रहे थे। उन्होंने टॉर्चर किया था और मार दिया था छत्रपति संभाजी महाराज को, जो कि सन थे मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के।
और इस तरह से डिमांड चली आ रही है कि शामची नगर जो है सिटी का नाम कर दिया जाए। बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार। 1995 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी एक रिवोल्यूशन पास किया था, जिसमें कि औरंगाबाद को रीनेम करने की बात चल रही थी शामची नगर के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जो 6th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है 9 जनवरी 2021 में, और वो भी किसके डिस्पाइट ऑफ गोइंग कोविड पैंडेमिक। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को, जिसमें कि मार्क किया जा सके जो भी हमारे ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी हैं जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं उनके लिए। जो ये आपका PBD कन्वेंशन है एक तरह से फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है कि इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जिससे कि एंगेज हो सके और कनेक्ट हो सके हम ओवरसीज़ इंडियंस से। जो PBD कन्वेंशन है ये हेल्ड की जाती है हर एक साल 2003 के बाद से। 2015 में एक फॉर्मेट जो है वो रखी गई थी और रिवाइज़ की गई थी कि हम PBD का सेलिब्रेशन अब से 2 साल में एक बार करेंगे। जो थीम है 16th PBD कन्वेंशन 2021 की वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब बात है कि आखिर ये PBD का सेलिब्रेशन 9 जनवरी को ही क्यों रखा जाता है। जनवरी 9 जो है चूज़ की गई है इस डे के सेलिब्रेशन के लिए, जो कि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो ग्रेटेस्ट प्रवासी थे, वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, और फिर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियंस के लाइफ के चेंजेस के बारे में हमेशा से काम करना शुरू कर दिया हमेशा के लिए। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये जो कन्वेंशंस हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक तरह से प्लेटफॉर्म उन ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटीज़ के, जिससे कि वो क्या हो एंगेज हो सकें गवर्नमेंट से, और साथ ही साथ अपने यहाँ के अपने लोगों से कनेक्ट हो सकें, और फिर एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट की जा सकें। ये जो कन्वेंशंस है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है नेटवर्किंग में ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटीज़ के साथ, जो कि वर्ल्ड के बहुत से पार्ट्स में रह रहे हैं, और इससे उनको इनेबल करते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर कर सकें डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स में। ये आर्टिकल एक और डिस्कस कर लेते हैं हम, आई गेस के बाद ख़त्म भी हो जाएगा हमारे पास। हाँ तो बहुत है, कोई बात नहीं, हम 10 पेज कवर करेंगे, लेकिन खैर यह आर्टिकल है नेताजी के बर्थ एनिवर्सरी में, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एज़ पराक्रम दिवस। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है जनवरी 23 को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है सुभाष चंद्र बोस की, वो सेलिब्रेट की जाएगी पराक्रम दिवस के जैसे, मतलब कि डे ऑफ करेज, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। 2021 जो है वो 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी सुभाष चंद्र बोस की। अब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अनाउंस किया था एस्टेब्लिशमेंट किसका, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, जो कि ऑक्यूपाई की गई थी सिंगापुर में इन 1943 में। इसको हम आर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के भी नाम से भी जानते हैं, जो कि सपोर्ट की गई थी एक्सिस पावर ऑफ इम्पीरियल जापान, नाज़ी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक एंड उनके अलायंस के द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने लॉन्च किया कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिया को फ्री करने के लिए क्या स्ट्रगल है, वो भी किसके बैनर के तहत, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वो भी कब, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया उसके लेटर पार्ट में। इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत जो इंडियंस हैं अब्रॉड में रह रहे हैं उनको यूनाइट किया गया। इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत जो बोस हैं उनको स्टेट का हेड बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बना दिया गया फॉर वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स के लिए भी। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रह चुके हैं 1938 में हरिपुर में और 1939 में त्रिपुरी में। हालांकि उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप को रिज़ाइन कर दिया था 1939 में, और ऑर्गेनाइज़ की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि एक फैक्शन था कांग्रेस का ही बंगाल में। तो ये थे आज के 10 पेजेस। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।